हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है जी, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमने लाइट डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारी केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सारे केमिकल कंपाउंड्स इनके अंदर फॉल करेंगे, बट यू नो देयर आर लैक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर आर वेरियस वे टू कैटेगराइज देम एंड दिस इज वन ऑफ देम। हम उनको कैटेगराइज करते हैं एसिड्स में, बेसिस में, सॉल्ट्स में। जो बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन है वो क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक सी डेफिनेशन ले लेते हैं तीनों चीजों की कि हमारे एसिड क्या होते हैं, हमारे बेस क्या होते हैं, हमारे सॉल्ट क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं हमारी डे टू डे लाइफ में इन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चैप्टर में जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये फील होगा कि यस, हमारे घर में, हमारे आसपास ये चीजें हम अक्सर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो बेकिंग करते हैं घर में, हमारी मॉम जो होती है वो कुछ भी बेकरी का बनाती हैं, छोले भटूरे वगैरह कुछ भी, या केक बेक करती हैं, तो उसमें वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो वो क्या होता है वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। तो ये चैप्टर जो है आपका, ये बिल्कुल आपकी जो डेली लाइफ के अंदर चीजें होती हैं उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स के बारे में कि हम किन केमिकल कंपाउंड्स को एसिड कहते हैं। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि हमारे जो एसिड्स होते हैं दे आर पोलर कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में हमारा जो पोलर है वो होते हैं, जो वैसे हमारा आपको पता है कि कोवलेंट कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, और उस शेयरिंग में भी अगर मेरे पास जो दो एलिमेंट थे उनमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जिनको शेयर किया जा रहा है उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो उससे हमारे पास क्या क्रिएट हो जाते हैं, पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है जी, तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, पहली चीज। दूसरा जो इनकी सबसे मेन डेफिनेशन है कि दे गिव H प्लस आयंस, दे गिव H प्लस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड को जब आप पानी में ऐड करोगे तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और जो पानी जो आपके पास सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें H प्लस आयंस होंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। फिर दे आर सॉर इन टेस्ट, सार बोल लीजिए, सौर बोल लीजिए, मतलब ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी कहावत है अंगूर खट्टे हैं, तो जो अंगूर होते हैं उनके अंदर आपका, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो खट्टा है तो उसके अंदर एसिड होता है। आपका टैमरिंड खट्टा है, उसमें भी एसिड होता है। टमाटो, आपका मैंगो, जो भी हमारी खाने पीने की चीजें हैं जो खट्टी होती हैं टेस्ट में, दही भी आपका, वो सब आपके क्या होते हैं, उनके अंदर एसिड होता है। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, ये हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एसिड्स हमारे पोलर कोवलेंट थे, ये हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा जी, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। अब जैसे कि आपका नीम हो गया, टेस्ट में क्या होता है, कड़वा। आपका एलोवेरा हो गया, टेस्ट में क्या होता है, कड़वा। करेला हो गया आपका, टेस्ट में क्या है, कड़वा। तो बेसिस भी जो है वो इस तरह से क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। फिर क्या है कि दे गिव OH माइनस आयन। तो एसिड में जैसे H प्लस था, इसमें क्या है, OH माइनस आयन। बट यहां पर क्या है, ऐसा है कि सारे के सारे बेस आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ डिसॉल्व होते हैं। तो ये इनके लिए एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। जब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बेसिस के ऊपर पूरी क्लास ली जाएगी, पूरा लेक्चर लिया जाएगा, तो बेसिस का जो एक्चुअल डेफिनेशन है क्या है वो डिस्कस की जाएगी। फिलहाल एक जनरल हम अपने माइंड में इसकी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, कुछ बेसिक सी बात समझ लेते हैं इसके बारे में कि हमारे जनरली क्या देते हैं, OH माइनस आयन, जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है जी, चलिए जी अब सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट्स हमारे क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिस की तरह ये भी क्या होते हैं, आपके आयोनिक कंपाउंड्स। तो बेसिस और इनमें किस बात का डिफरेंस है, बेसिस और इनमें इस बात का डिफरेंस है कि बेस के अंदर एक आपका मेटल होगा और साथ में आपका OH होगा। ठीक है, या फिर आपका अमोनिया का आयन होगा और साथ में OH होगा। यहां पर सॉल्ट में क्या होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है हमेशा, जैसे NaCl, KCl, MgSO4, तो सल्फेट आयन हो गया उसके अंदर। ठीक है, उसमें OH आयन नहीं होता, इसमें आपका OH आयन होता है। अच्छा, फिर क्या है हमारा, दे डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, देखो जी दो टर्म्स है जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते होते हैं, हालांकि वो गलत है।
डिसोसिएट मतलब होना है कि कोई चीज पहले से आयोनिक फॉर्म में है और वो ब्रेक हो जाए, इसे कहा जाता है डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन उसे कहा जाता है जहां पर आयंस की क्रिएशन होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो कंपाउंड पहले से ही आयोनिक है, जिसमें आयंस पहले से थे, जब वो अलग अलग होगा तो उसको हम डिसोसिएशन कहेंगे। तो हमारे सॉल्ट जो हैं वो क्या होते हैं? दे डिसोसिएट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है जी। तो हमारे माइंड में एक स्टेबल सा एक डेफिनेशन तो एटलीस्ट क्रिएट हो ही गई है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इंडिकेटर्स। इस चैप्टर में क्या होगा, हम एसिड्स और बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे। ठीक है जी, उनको कहा जाता है इंडिकेटर्स। हमारी बाइक या हमारी कार में भी इंडिकेटर होता है। अगर हम उसको दबाते हैं तो क्या बताता है? वो इंडिकेट करता है, वो आपको बताता है कि आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं, राइट में जाना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी लाइट ब्लिंक करती है। इन दी सेम वे हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड्स और बेसिस के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन मेक योर माइंड कि भैया मेरे पास एक विजुअल भी है कि हाँ मैं इसको केमिकली, अब देखिए हर केमिकल को तो आप टेस्ट नहीं करोगे ना। वैसे मैंने आपको बता दिया कि एसिड और बेस आपके खट्टे और कड़वे होते हैं, बट हम हर केमिकल को टेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने क्या है, हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स दोनों केस में अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या है? अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इन एसिड और अ बेस। तो एसिड के साथ अलग बिहेवियर शो करेगा, बेस के साथ अलग करेगा, और ऑन दैट बेसिस आप क्या डिसाइड करोगे कि हमारा ये क्या है, एसिड, या ये हमारा गिवन सैंपल जो है वो एसिड का है या बेस का है। चलो जी, हमारे पास जो तीन सबसे फेमस इंडिकेटर्स हैं वो लिटमस है, मिथाइल है और फिनोफ्थलीन है। ठीक है जी, अब देखिए जरा व्हाट इज लिटमस, या लिटमस के अंदर क्या चेंज आता है। इंडिकेटर्स के ऊपर भी आगे आपको समझाया जाएगा, बट फिलहाल याद रखिए कि सबसे पहला इंडिकेटर कौन सा हम बात करने वाले, लिटमस के बारे में। लिटमस हमारा दो कलर में मिलता है, ब्लू और रेड में। ठीक है, तो अगर मेरे पास एसिड है और मैं उसको लिटमस से टेस्ट करता हूं तो लिटमस में क्या चेंज देखने को मिलेगा? ये आपका ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। कैसे याद रखा जाए? रेड जो हमारा कलर है इट सिंबलाइजेस डेंजर, और एसिड की भी इमेज जो आपके ब्रेन में बनी हुई है वो यही है कि भैया ये खतरनाक होता है। तो ब्लू टू रेड स्टैंड्स फॉर एसिड, और इसका ठीक अपोजिट रेड टू ब्लू स्टैंड्स फॉर बेस, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। ठीक है जी, चलो जी, जो नेक्स्ट सबसे फेमस इंडिकेटर है हमारा वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक्चुअल में ऑरेंज कलर का ही होता है, और जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑरेंज टू रेड या फिर पिंक, कुछ ऑथर्स इसको रेड भी लिखते हैं, कुछ ऑथर्स इसको पिंक भी लिखते हैं। ठीक है, बुक्स में अपनी। तो हम क्या याद रखेंगे कि ऑरेंज टू रेड और पिंक। जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑरेंज टू क्या हो जाएगा? येलो। आई बात समझ? तो आप देख सकते हैं कि ये एसिड के लिए अलग कलर का चेंज शो कर रहा है, बेस के लिए अलग का कर रहा है। तो फ्रॉम दिस वी कैन फिगर आउट कि भैया ये इंडिकेटर जो है वो कलर डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हमें बताएगा कि एसिड है या बेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिनोफ्थलीन। काफी भारी भरकम सा नाम है, स्पेलिंग अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा इसको। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन के अंदर क्या होता है? रिमेन्स कलरलेस। अगर ये इसमें एसिड को टेस्ट किया जाए तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, ये कलरलेस था और कलरलेस ही रहता है। बट जब ये बेस के कांटेक्ट में आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर में। तो कलरलेस टू क्या हो जाएगा? पिंक। सो दिस इज हाउ आर इंडिकेटर्स बिहेव जब वो एसिड और बेस के किस में आते हैं? कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके जो है उसमें ये तीन टाइप हैं। एक आपका आता है नेचुरल, फिर आपका आता है सिंथेटिक, और फिर आपका आता है ऑल्फैक्टरी। तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? बड़ा सिंपल है जी, जिनका जो सोर्स है वो नेचुरल हो, आप उनको प्लांट्स एक्सट्रैक्ट, बेसिकली हमारे ये जो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, जिनको आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया हुआ है। तो उसमें लिटमस आता है। लिटमस हमारा एक लाइचन नाम का ऑर्गेनिज्म है, उसके जूस को एक्सट्रैक्ट करके उसमें कलर ऐड किया जाता है। फिर आ गया टर्मरिक, ये वही हल्दी है जो हमारे घर में होती है, टर्मरिक मीन्स हल्दी। ठीक है, अच्छा जी, ये कैसे काम करेगी? इसका तो आपकी डेली लाइफ में ये अपना कमाल दिखाई देती है। लेट सपोज करो जब फेस्टिव सीजन आता है तो हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? जनरली हम लोग व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। तो जो व्हाइट कलर है, और ऐसा भी होता है कि जब हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं वैसे हमारे कपड़ों के ऊपर खाना गिरे ना गिरे, बट जब भी हमारे घर में हमने व्हाइट कपड़े पहने हो तो उस पर खाना जरूर गिर जाता है।
और हम जो है इंडियन होम्स में हल्दी को बहुत यूज करते हैं। तो हमारी जो करी होती है वो क्या होती है, डार्क येलो कलर की होती है, ठीक है जी। तो टर्मरिक जो है वो येलो कलर देता है, ठीक है। अब कपड़ों के ऊपर येलो कलर का स्टेन लग गया। अब देखो ये कैसे काम करेगा। अगर आप इसको उसी टाइम फटाफट वॉश बेसिन पे जाके सोप से धो लेते हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि इसका कलर जो है वो येलो से ब्राउन हो जाए। ऐसा क्यों? हमारी जो सोप होती है वो एक बेस होती है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है टर्मरिक तो वो येलो टू क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो आपका स्टेन जो कम होना था वो और डार्क हो गया। तो जी इसका इलाज क्या है? इसका रामबाण इलाज है कि आप इसको एसिटिक एसिड, जो हमारा सिंथेटिक विनेगर हमें मार्केट से मिल जाता है जो बिल्कुल कलरलेस होता है, सिरका हमारे घर में और भी होता है नेचुरल सिरके, वो नहीं यूज करना, तो उससे स्टेन और बढ़ जाएगा। आपको जो सिंथेटिक सिरका होता है वह कलरलेस होता है, उसमें आप क्या कीजिए, स्टेन को डिप कीजिए, उसको अपने हल्के हाथों से उसको वॉश करते जाइए, वो आपका फेंट होता जाएगा। उसको फिर आप क्या कीजिए, थोड़ी देर सुखा दीजिए, जब सिरका इवेपोरेट होगा तो वो साथ में स्टेन को भी लेके उड़ जाएगा। तो अराउंड 70 to 80% जो आपका स्टेन है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको साबुन से वॉश कीजिए, रिमेनिंग भी जो है 90% तक वो वॉश ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, तो इन दिस वे दी टर्मरिक बिहेव्स एज अ इंडिकेटर। बेस के साथ ब्राउन हो जाएगी, एसिड के साथ कलरलेस रहेगी। फिर आता है जी रेड कैबेज। द रेड कैबेज बिहेव्स एज द सेम, इसके भी कलर में चेंज आएगा, एसिड के साथ कुछ और बेस के साथ कुछ और। चलिए जी, फिर आते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोफ्थलीन है इनको मैंने सिंथेटिक कहा। क्यों कहा सिंथेटिक? क्योंकि ये हमारे नेचुरल नहीं अक्कर करते, ये मैन मेड है। आपने इनको विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स और डाई बनाया है, तो ये क्या हो गए, सिंथेटिक हो गए। ये सिंथेटिक फाइबर होता है आपका। कॉटन आपका एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। रेयन आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। तो ये मैनमेड फाइबर जो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। तो जो मैनमेड इंडिकेटर हुआ वो क्या हो गया, सिंथेटिक। नेक्स्ट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखो जी, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के तरह तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक सेंस ऑर्गन जो है हमारा नोज भी है। हमारे आसपास कोई स्मेल आती है, चाहे वो प्लीजेंट स्मेल हो चाहे वो अनप्लीजेंट स्मेल हो, मेरे ब्रेन तक उसकी सेंस पहुंचती है, उसका सिग्नल पहुंचता है। तो कौन पहुंचाता है, मेरा नोज। और इसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। हमारा जो नोज है, हमारे इसमें ऑल फैक्ट्री सेंस ऑर्गन होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ये इंडिकेटर है इसको हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किया, बोला क्योंकि ये आपका स्मेल से रिलेटेड है। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनी स्मेल बदल लेती हैं जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आती हैं। जैसे कि मेरा क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल जो है जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएगा वो आपका स्मेललेस हो जाएगा, उसकी खुशबू गायब हो जाएगी। इन दी सेम वे यहाँ पर ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन के साथ भी यही होता है। अगर वो बेस में होगा तो वो आपका उसकी खुशबू जो है गायब हो जाएगी, और जब वो एसिड में होगा तो उसकी खुशबू बरकरार रहेगी। सो इन दिस वे मेरे जो ये तीनों हैं क्या बिहेव करते हैं, एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम फोकस करेंगे मेनली एसिड्स के ऊपर कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं, मैंने क्या बताया कि जो इनकी यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो क्या है कि दे गिव H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो क्या देंगे, H+ आयंस। कैसे होता है ये? लेट सपोज कीजिए मैं HCl का एग्जांपल लेता हूं। HCl को जब वाटर में मिक्स किया तो HCl जो है वो एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, और मेरा जो वाटर है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा हाई होता है, इसके अंदर भी आपके पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, HCl को एक तरह से ब्रेक कर देता है, इसमें आयोनाइजेशन कर देता है, और फिर आपको क्या मिलता है, H+Cl-। ठीक है। हालांकि H+ स्टेबल नहीं होता, वो फर्दर क्या करता है, H2O के साथ कंबाइन होके आपको देता है H3O पॉजिटिव, और इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। सो हमारे पास Cl एज इट इज रहेगा, और H पॉजिटिव की जगह पर क्या बन जाएंगे आपके H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। चलो जी, ऐसी H2SO4 के साथ है। अच्छा, हर बार आपको जरूरी नहीं है कि वाटर मिलेगा लिखा हुआ साथ में। जनरली हम क्या करते हैं, एसिड के साथ यहां पे AQ लगा देते हैं, एक्वस। एक्वस मींस कि आपने इस केमिकल को वाटर में मिक्स किया हुआ, तो एक ही बात है। तो यहां पे क्या होगा, आपका 2H+ है और आपका क्या है, SO4 2- है। अगर मेरा कोई एसिड एक आयन देगा H+ का तो उसको मोनोबेसिक कहा जाता है, तो HCl इज मोनोबेसिक।
अगर मेरा कोई एसिड 2 आयन देगा तो उसको डायबेसिक कहा जाता है। तो H2SO4 इज डायबेसिक। ऐसे ही ट्राइबेसिक भी होता है। ठीक है, चलो जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने एसिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। कैसे डिवाइड किया हुआ है? देखो जी, हमारे जो एसिड्स भरपूर मात्रा में H+ आयन देंगे उसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग, और वो एसिड जो कम अमाउंट में H+ आयन देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वीक। बताता हूं कैसे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अब भरपूर मात्रा में देने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट आयोनाइजेशन, एक एक मॉलिक्यूल ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, वीक में क्या होगा? इनकंप्लीट आयोनाइजेशन, सारे मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे। यही डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखिए, यहां लिया है मैंने CH3COOH, ये होता है मेरा एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है, और ये मेरा HCl। आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा फेमस एसिड है। HCl जो है वो अपनी एक्व स्टेट में H+ और Cl- देगा। यहां पर भी सेम हो रहा है, एक H+ यहां मिल रहा है, एक H+ यहां मिल रहा है। तो मैं भला किस बेस पे बोल रहा हूं कि ये स्ट्रांग है और ये वीक है? अब मैं आपको समझाता हूं इसका मैथ्स। लेट सपोज कीजिए यहां पे आपने 2 मोल लिया। मोल आप समझ रहे होंगे, 9th क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मोल बेसिकली क्या होता है? इट इज द अमाउंट इन विच द एटम्स आर वेड और वी कैन से काउंटेड। ठीक है, तो 2 मोल लिए मैंने। तो 2 मोल लेने से आपका जो 1 मोल है उसमें डिसोसिएशन हुआ। तो 1 मोल में डिसोसिएशन हुआ, दैट मीन्स 1 मोल आपके ये बने और 1 मोल आपका वो बना। साथ में आपका CH3COOH के कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब डिसोसिएट या मैं कहूं आपका आयोनाइज नहीं होंगे और कुछ मॉलिक्यूल एज इट इज रहेंगे। इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। लिए आपने 2 मोल थे, उसमें से 1 मोल तो ब्रेक हो गए और 1 मोल आपके क्या रहे? अनआयोनाइज्ड। इसकी वजह से ये आपका क्या होता है? एक वीक एसिड। अगर यहां देखा जाए, अगर मैं यहां पर 1 मोल HCl लूंगा तो मुझे 1 मोल ही H+ मिलेंगे और 1 मोल ही Cl- मिलेंगे। अब कुछ बेचारे बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे कि सर आपको तो मैथ्स ही नहीं आता, ये 1 मोल है और ये तो 2 मोल बन गए। भैया जी, मेरे पास एक पेन है। HCl जो है वो एक पेन की तरह है। ठीक है जी, आपने उसको पानी में डाला पेन को, वहां जाके वो खुल गया तो एक कैप आ गई और एक उसकी बॉडी आ गई। तो ये ऐसे है। अब अगर आपके पास 1 लाख पेन थे तो टब के अंदर 1 लाख क्या होंगे? कैप्स होंगे, और 1 ही लाख क्या होंगी? पेन की अदर बॉडी होगी। तो वो मिलके 2 लाख हैं, बट जब दोनों को कंबाइन करोगे तो दोबारा से क्या हो गया? 1 लाख पेन हो गए। आ रहा है कुछ मैथ समझ में? हाँ। तो मेरे पास 1 मोल की डिसोसिएशन में आपको 1 मोल H+ मिलेगा और 1 मोल Cl-। ऑन दिस बेसिस हम ये एसिड्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वो कौन कौन से और हैं? मिनरल एसिड। जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ व्हाट आर मिनरल एसिड्स? जो आपके बेसिकली आप कह सकते हो मैन मेड हो और जो मिनरल से बनते हो। अब आपका हाइड्रोजन भी एक मिनरल है, नाइट्रोजन भी एक मिनरल है, ऑक्सीजन भी एक मिनरल है। अब आपको लगेगा सर ये मिनरल कैसे हो गया? हमें तो मिनरल लगता था जो सॉइल में मिलता है। नहीं, एयर में भी जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनको भी आप मिनरल्स ही बोलते हो। ठीक है, तो जो हमने बनाए हैं, जो मिनरल से बने हैं, उनको मिनरल एसिड कहा जाता है। दूसरे क्या है आपके? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। बिल्कुल सही है। आपका जो ये एसिटिक एसिड है ये सिरके से बनता है। आप इसको एप्पल का सिरका बना लो या फिर शुगर केन का सिरका बना लो, सबके अंदर ये मिलेगा आपको। अच्छा, फिर आपकी जो खानी पीने की चीजें खट्टी होती हैं, दही आपकी खट्टी होती है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो वो आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है और साथ के साथ एक वीक एसिड है। जनरली वीक एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और वो एडिबल होते हैं। ये आपके एक तरह से नॉन एडिबल होते हैं। ठीक है जी, चलो जी, आई होप आपको ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। द नेक्स्ट इज डाइल्यूटिंग एन एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एसिड जो है वो एक्चुअल में एसिड की तरह बिहेव तब करता है जब उसके अंदर थोड़ा सा वाटर हो। आपको वो कहानी याद है जब हनुमान जी जो होते हैं वो लंका में जाने वाले होते हैं, तो फिर वो मारीच जो होते हैं, जो देखने में भालू जैसे होते हैं, वो उनको याद करवाते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं। तब हनुमान जी को याद आता है कि हाँ भाई मेरे अंदर शक्तियां हैं। वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो समुद्र पार कर जाते हैं। मतलब उनको रियलाइज कराया जाता है कि यू हैव द पावर्स। वो काम कौन करता है? जो मारीच होते हैं जो। ठीक है, तो इन दी सेम वे HCl एक एसिड है, इसको कौन रियलाइज करवाता है? ये रियलाइज करवाता है हमारा वाटर। यहां मैंने किया हुआ है, बताऊंगा मैं ये कैसे है। मतलब अगर मेरे पास प्योर एसिड है तो वो किसी काम का नहीं है, वो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा जब तक कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो आएगा तब जाके आपका H+ अलग और Cl- अलग होगा।
और तब ये H+ जो है अपनी रिएक्टिविटी दिखाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। मैंने क्या लिया, HCl गैस ली। HCl लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है। अब वो अगर ड्राई है, ड्राई आप उसको कर सकते हो, आप उसको पास कर दो किसी डेलिक्विसेंट सब्सटेंस में से या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में से। हमारे कई सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू पास कर दो, ड्राई HCl हो जाएगी। उसको आप लिटमस पे टेस्ट करो, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो H+ आयन दे ही नहीं पाएगा। दूसरा, मैंने HCl गैस लिया जो ड्राई थी, बट अब जो मैंने लिटमस लिया वो क्या लिया, मॉइस्ट लिटमस लिया, मतलब मॉइस्चर आ गया उसमें। जैसे मॉइस्चर आएगा तो ब्लू किस में रेड हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक एसिड के अंदर आपकी क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है, और तब वो क्या होता है, एक्टिव हो पाता है हमारा एक एसिड। इसलिए एसिड को डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास जो एसिड है, अगर उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है ताकि उसके अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, तो उसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, द मोर अमाउंट ऑफ वाटर यू एड द मोर डाइल्यूटेड बिकम्स, एंड द मोर डाइल्यूटेड बिकम्स, जो हमारे H+ आयन की कंसंट्रेशन है। अब मान लीजिए आपके पास जो है 1 लीटर था, उसमें लेट सपोज कीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, लेट सपोज, होते तो बहुत सारे हैं, या आप 100 मॉलिक्यूल्स भी क्या आप यहां पे लीजिए कि 100 H+ आयन्स थे। अब आपने 1 लीटर एसिड में 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो ये कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर में कितने हैं, उतने ही रहेंगे। पानी ऐड करने से H+ आयन्स नहीं होंगे इंक्रीज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर वाटर भी तो H+ और OH- होता है तो बढ़ते होंगे, गलत। एसिड से ही निकलता है H+ आयन। अब पानी को अगर आप और ऐड करके इसको 3 लीटर बना दोगे तो आप देख रहे हो कि आयन्स तो उतने ही रह रहे हैं, तो कंसंट्रेशन निकालोगे तो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इन दिस वे जब आप एक एसिड को डाइल्यूट करते हो तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो H+ आयन्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एसिड को हर जगह उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, वरना वो जला देगी पूरे सरफेस को। लेट सपोज कीजिए हमारा कोई जो है, बड़ा ही प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, कभी कभार हमारे कुछ आयरन या स्टील की चीजों पे जंग चढ़ जाता है, ठीक है, तो बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है कि आप कोको कोला लीजिए और उसके ऊपर उसको सैंड पेपर से रब कर दीजिए, आपका सारा जंग साफ हो जाएगा। कोको कोला भी एक एसिड है, ठीक है, उसने क्या किया, जंग को साफ कर दिया। वो डाइल्यूट एसिड है, तब उसको आप पीते भी तो हो, ठीक है। अगर मैं बहुत ही कंसंट्रेटेड लेता तो अगर मान लो वो साइकिल थी तो पूरी की पूरी साइकिल आपकी पिघल जाती, खराब हो जाती। तो इसलिए हर जगह कंसंट्रेटेड को यूज नहीं किया जाता, डाइल्यूट को भी यूज किया जाता है, और जनरली डाइल्यूट के यूज बहुत सारे होते हैं। तो डाइल्यूट कैसे किया जाए, मतलब एसिड में पानी तो डालना है। अब पानी डालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ये है आपका मेथड 1 और ये है आपका मेथड 2, मतलब डाइल्यूट करने के। पहले मैंने क्या किया, वाटर और एसिड लिया। अब होता क्या है कि जब भी मेरा वाटर और एसिड आपस में मिक्स होते हैं या कह लो रिएक्ट होते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट निकलती है, स्प्लैशेस होते हैं, बाहर निकलता है सॉल्यूशन। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं तो यहां मेरे पास एसिड का टब है, उसमें आप वाटर डाल रहे हो। जब आप उसमें वाटर डाल रहे हो तो आपके पास जो अब सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, स्प्लैश आउट करेगा वो सॉल्यूशन, क्योंकि रिएक्शन क्या है आपका, एक्सोथर्मिक। अब जो स्प्लैश बाहर निकलेंगे उसमें ज्यादा क्या होगा, एसिड, क्योंकि वाटर तो आप डाल रहे हो ना उसके अंदर, तो वाटर तो कंटेनर के अंदर है। तो हमारे पास बाहर जो यहाँ पे जो परफॉर्मर होगा उसके ऊपर क्या गिरेगा, जो स्प्लैश गिरेंगे वो किसके गिरेंगे, एसिड के, तो उसको जलने का खतरा है। सो द गुड वे इज कि आप क्या करो, वाटर लो बहुत सारा और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालो, एसिड डालो। उससे क्या होगा, जैसे पहली चीज तो ये है कि वाटर जो है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है, मतलब वो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पहली चीज तो वाटर जो है क्योंकि बहुत सारा होगा तो अवॉइड करेगा कि स्प्लैशेस उठें। दूसरा, अगर स्प्लैशेस उठ भी गए बाई चांस, तो जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो परफॉर्मर है, उस पर जो स्प्लैशेस गिरेंगे वो किसके गिरेंगे, उसमें ज्यादा अमाउंट क्या होगा, वाटर होगा, तो वो जलेगा नहीं। सो द बेटर वे इज, जब भी एसिड को डाइल्यूट किया जाए तो वाटर के कंटेनर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाए, ठीक है। चलो जी, अब ये था हमारा डाइल्यूटिंग ऑफ द एसिड। तो हमने क्या किया, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग से हमने एसिड, बेसिस और सॉल्ट की सिंपल डेफिनेशन देखी, हमने इंडिकेटर्स जाने, हमने जानने की कोशिश की कि हमारे एसिड्स क्या क्या टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। फिर हमने देखा कि हमारे एसिड्स को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, ठीक है।
सो आई होप आपको चीजें सारी समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।